क्यों मोदी सरकार ने भारत की सेनाओं को कमजोर कर दिया है? भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना, अगर इन तीनों की आज अधोगति जो हुई है, अगर उसका जो है प्रारंभ हम देखें तो नेहरू चाचा के समय हुआ, क्योंकि हमारी स्टेट ही बाबू स्टेट बन गई। 1947 में भारत की जो सेना थी वो वर्ल्ड वॉर II, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद काफी सक्षम थी। वर्ल्ड वॉर II में काफी लोग लड़े, मानेकशॉ भी लड़े थे, जनरल भगत भी लड़े थे, विक्टोरिया क्रॉस मेरे ख्याल से दोनों को मिला था। 1 लाख सेना में कमी है, 80,000 एंटी टैंक मिसाइल्स की कमी है, उनको फायर करने के लिए 900 लॉन्चर्स की कमी है, 2 लाख असॉल्ट राइफल्स की कमी है। ये वो राइफल हैं जिससे जो इन्फेंट्री है या फौजी है उसको लड़ाई लड़नी है, अपने बेसिस की सिक्योरिटी देनी है, राइफल ही नहीं है। वायुसेना में सर ऐसा हाल है कि लड़ाकू विमान जिसे फाइटर जेट बोलते हैं उसके स्क्वाड्रन 29 से 30 रह गए हैं, और भारतीय वायुसेना को अगर पाकिस्तान और चीन की टक्कर लेनी है तो 50 से ऊपर स्क्वाड्रन चाहिए। नमस्कार, फेयर ऑब्जर्वर हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहन खट्टर सिंह और मेरे साथ हैं फेयर ऑब्जर्वर के मुख्य संपादक अतुल सिंह। सर नमस्ते। नमस्कार रोहन, क्या हाल है भाई? बढ़िया हाल है सर, आप बताइए। भाई हाल तो मेरा ठीक है, लेकिन लगता है देश का हाल बेहाल है, और भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना, इन तीनों का हाल काफी बेहाल है। कम से कम ये मेरे मित्र जो गण हैं वो बता रहे हैं, तीनों सर्विसेज से। बिल्कुल सर, आज मैं आपसे इसी विषय पे बात करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने भारत की सेनाओं को ना कि सिर्फ कमज़ोर कर दिया है बल्कि उन्हें घुटने पे ले आए हैं। तो इस गंभीर विषय पे जब और कोई बात नहीं कर रहा तो मैं चाहता हूं कि हम इस पे आज खुल के बात करें और अच्छे से प्याज की तरह परत खोल खोल के खुरेदें कि क्यों मोदी सरकार ने भारत की सेनाओं को कमज़ोर कर दिया है। तो देखें, मोदी सरकार से पहले अगर बात करनी है हमें तो पृष्ठभूमि की बात करनी होगी। तो मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, इतिहास का अध्ययन किया है, अर्थशास्त्र का अध्ययन किया है। पिताजी मेरे फौज में रहे हैं, ताऊजी फौज में रहे हैं, रिश्तेदार सब फौज में रहे हैं, तो हम लोग तो राजपूत परिवार से हैं। फौज में जाना जो है एक तरह से रीति रही है, एक रिवाज रहा है। तो बात करते हैं हम 1947 की। 1947 में भारत की जो सेना थी वो वर्ल्ड वॉर II, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद काफी सक्षम थी। वर्ल्ड वॉर II में काफी लोग लड़े, मानेकशॉ भी लड़े थे, जनरल भगत भी लड़े थे, विक्टोरिया क्रॉस मेरे ख्याल से दोनों को मिला था। तो उस समय यदि हम ध्यान दें तो भारतीय सेना पूरी एशिया में सबसे सशक्त थी 1947 में, क्योंकि कॉम्बैट एक्सपीरियंस था, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था, और कमांड एंड कंट्रोल था, और बैटल हार्डेंड थी और टाइम टेस्टेड थी, क्योंकि जो हमारी सेना थी वो अंग्रेजों की एक तरह से रियासत थी, अंग्रेजों से हमको मिली, और अंग्रेजों ने भारतीय सेना को बीजिंग से लेकर केन्या, मेसोपोटामिया से लेकर आज का इजराइल वहाँ प्रयोग किया। ठीक, तो अच्छी खासी जो है तजुर्बेदार जो है सेना थी। लेकिन 1947 में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। सरदार पटेल से उनके विचार भिन्न थे। वो विश्वास करते थे कि भाई हम एक नया एशिया का निर्माण करेंगे। वो थे काफी आदर्शवादी, और उनको ये लगा कि हम भारत और चीन सब मिलके जो है एक नया विश्व निर्माण करेंगे जहां युद्ध नहीं होगा। हम
युद्ध के नहीं बुद्ध के देश हैं, जो आज डायलॉग नरेंद्र मोदी मारा करते हैं, ये डायलॉग इनका नहीं है। नरेंद्र मोदी तो वही चला रहे हैं, वही नेहरू का दिया हुआ सिस्टम चला रहे हैं, और नेहरू से भी पहले अंग्रेजों का। तो जवाहरलाल नेहरू चूंकि वो फेबियन सोशलिस्ट थे, चूंकि आदर्शवादी थे, चूंकि उनको लगा युद्ध की आवश्यकता नहीं होगी, उनको लगा फौज की जरूरत नहीं है। और एक बहुत बड़ी बात लोग भूल जाते हैं कि इतने देश आजाद हुए और इतने देशों में मिलिट्री कू हो गए, पाकिस्तान में भी हो गया, तो भारतीय बांग्लादेश में भी हो गया, बांग्लादेश में तो बाद में हुआ। मैं 47 की बात कर रहा हूं अभी। अच्छा, 47 के बाद कई देशों में हुआ। तो ये भय तो अवश्य था कि हमारे यहाँ भी कू हो सकता है। तो उनको लगा कि हम स्कूलों में पैसा लगाएं, हम IITs बनाएं, हम भाखड़ा नंगल डैम बनाएं, हम डिफेंस पे खर्चा कम करें। इंटरनली तो पुलिस फोर्स ही चाहिए हमको तो जरूरत भी नहीं है बहुत ज्यादा फौज की। हम दुश्मनी करना चाहते नहीं है। तो इस कारणवश शुरू से हमारा एक बाबू स्टेट बना। इश्तियाक अहमद की किताब है, उनसे हम इस पे चर्चा करेंगे जब वो लौट के स्वीडन आ जाते हैं। इश्तियाक अहमद साहब बार बार कहते हैं पाकिस्तान एक गैरिसन स्टेट है, उनकी ये नामी गिरामी किताब है। मैं हमेशा कहता हूं इंडिया एक बाबू स्टेट है। क्यों बाबू स्टेट है? क्योंकि ली कुआन यू जो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यदि हम ध्यान दें कॉलोनी पे, कोई कॉलोनी हो, नाइजीरिया हो, कीनिया हो, इंडिया हो, तीनों में जो वाइसरॉय था वो बादशाह था, वो बादशाह का नुमाइंदा था और हिज वर्ड वाज लॉ, उसकी जबान कानून थी। और जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर था, जो आज का हमारा IAS है, वो है क्या? वो अंग्रेजों की नाजायज औलाद ही तो है भाई। इंडियन सिविल सर्विस थी, वही बन गई इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। कलेक्टर कौन है? वही है जो पहले लगान वसूलता था, आज घूस वसूलता है। तो जो इन कॉलोनियल स्ट्रक्चर था वो नहीं बदला, और इसको हर्षन कुमार सिंघम कहते हैं ईस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नेंस। तो इंडिया में क्या हुआ कि हमने फौज को हमने की टांगें तोड़ दी, के पंख कुतर दिए, लेकिन हमने भरोसा किया बाबुओं पे। तो नेहरू जी ने सोशलिज्म अपना के एक कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी को और ज्यादा पावर दे दिए, तो हम बन गए एक बाबू स्टेट। और जब इंदिरा गांधी आई, उन्होंने अवश्य 1971 की लड़ाई जीती, पर वो इस कारणवश जीती क्योंकि 1962 में हमारी करारी हार हुई। पहली लड़ाई होती है 47 में कश्मीर को लेके, हम भाग के गए UN, नेहरू चाचा की वो देन है, जवाहरलाल नेहरू भाग के गए UN। उस समय हम आराम से सारी टेरिटरी ले सकते थे, उस समय हम सशक्त थे, उस समय फौज थी, लेकिन वो भाग के UN के पास गए, रोंटों की तरह रोते कलपते, हाय हाय देखिए जी हमारा छोटा भाई दुशासन कर रहा है हमारा चीर हरण, गोरे साहब कुछ करिए, साहब बहादुर कछु करिए। साहब बहादुर को मिल गया मौका, साहब बहादुर है तो बड़ा अच्छा है। बिल्लियों की लड़ाई में बंदर जो है, बंदरों की लड़ाई में बिल्ली मौसी खा जाएंगी सब कुछ। तो ये एक बहुत बड़ी त्रुटि थी, ये हिस्टोरिक ब्लंडर था, और यथार्थ से जवाहरलाल नेहरू का वास्ता नहीं था। वो गए थे हैरो, गए थे पब्लिक स्कूल, उन्होंने कभी जो है कोई चीज चलाई नहीं थी। उन्होंने फिर तिब्बत भी दे दिया चीन को, मान लिया तिब्बत में पोस्ट हमारी थी, तिब्बत का इंफ्रास्ट्रक्चर टेलीफोन वगैरह वो हमारा था, लेकिन चीन उसको भी हड़प गया। हमने कुछ नहीं किया, उस समय कर सकते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जब 1962 में जब लड़ाई हुई तो हम तैयार नहीं थे। 15 साल में जवाहरलाल नेहरू ने बाबू स्टेट बना के, और उसमें राज कौन कर रहे थे? BK नेहरू जैसे लोग, ICS, जो पहले अंग्रेजों की सेवा करते थे। फिर वही लोग, भूरे साहब, जो कॉलोनियल बंगला था उसमें भूरे साहब जब गोरे साहब गए तो भूरे साहब घुस गए, तो BK नेहरू वगैरह ये लोग थे बादशाह।
इन्होंने किताब लिखी नाइस गाइस फिनिश सेकंड, और इन्होंने इमरजेंसी के दौरान जो है अपनी रिश्तेदार इंदिरा गांधी को प्रेसिडेंट बनाने के लिए पूरी कोशिश की, प्रेसिडेंशियल सिस्टम का सुझाव दिया। तो जवाहरलाल नेहरू से शुरुआत होती है, ओरिजिनल सिन उनका है। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और अब भारतीय नौसेना, अगर इन तीनों का की आज अधोगति जो हुई है, अगर उसका जो है प्रारंभ हम देखें तो नेहरू चाचा के समय हुआ, क्योंकि हमारी स्टेट ही बाबू स्टेट बन गई। ठीक। और उस समय जनरल मानेकशॉ जैसे लोग उस समय रहे होंगे, जनरल नहीं रहे होंगे, ब्रिगेडियर रहे होंगे। वीके कृष्णा मेनन, मेरे पिताजी के इंटरव्यू लोग देखें, उनको नीचे लिंक कर देना। हाँ जी। उन्होंने बात की है, वीके कृष्णा मेनन से बड़ा खलनायक विलनों का विलन था वो। तो उसने कहा था, एक डायलॉग दिया था जहां तक मुझे याद है, लेट द नेवी बी एट द बॉटम ऑफ द सी। ठीक। उसको फौज से कोई लेना देना नहीं था। वो सूट बूट पहन के, हम अंग्रेजों के जमाने का साहब है और तुम हमारा नौकर है। तो वो मानेकशॉ से पूछने लगे थे, मैया के बारे में क्या सोचते हो? मानेकशॉ ने बोला, भैया मेरा चीफ है? मेरे और उसके बीच है। कल को फिर आप मेरे नीचे वाले से पूछोगे। तो जो हानि मेनन ने पहुंचाई, वीके कृष्णा मेनन, क्योंकि मैं मानता हूं बहुत से लेफ्टिस्ट बोलेंगे नहीं बहुत बढ़िया आदमी था, बहुत से लेफ्टिस्ट बोलेंगे मेनन जी महान थे, यूएन में इतनी लंबी स्पीच दी, लेकिन मैं कहूंगा कि कृष्णा मेनन से बड़ा विलन इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए कोई पैदा नहीं हुआ। ठीक। तो इस कारणवश कश्मीर भी हड्डी की तरह गले में अटका हुआ है भारत के। और चीन में तो ऐसी पिटाई हुई कि आज तक हम उससे उभरे नहीं। इंदिरा गांधी के समय जरूर 71 में हमने लड़ाई जीती, बांग्लादेश का निर्माण किया, लेकिन उसके बाद शिमला अकॉर्ड में बार बार मनु शर्मा का लेख है, बहुत अच्छा लेख है, और वो ये है कि भाई इंडियन मिलिट्री वन द वॉर एंड इंडियन डिप्लोमेसी लॉस्ट द पीस। शिमला अकॉर्ड में हमको मिला क्या? कुछ नहीं। और मेरे पिताजी का इंटरव्यू है, हम अपने जवान को जो प्रिजनर ऑफ वॉर कर रहा था, वो कड़ाके की सर्दी में टेंट में सोता था बाहर। ठीक। उसको मतलब डालडा की पूड़ी देते थे, जिसको मजाक में लोग कहते थे इतनी कड़ी होती थी कि मोबिल ऑयल में बनी है। और पाकिस्तानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर को 6 अंडे रोज मिलते थे। क्यों? क्योंकि भाई वो मुसलमान हैं, वो उनकी डाइट अलग है, और उनको बकरा जिंदा दिया जाता था जिससे कि वो हलाल कर सकें अपने हिसाब से, झटका नहीं हो, हलाल। तो मैं नहीं कह रहा कि भाई आप उनको ये सब न देते, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप अपने जवान को तो कुत्ते की तरह ट्रीट करते थे साहब बहादुर, ये आईएएस लोग। और पाकिस्तानी जवान के मतलब चरण धो के पीने को तैयार थे। और इंदिरा गांधी ने भी क्या किया, शिमला अकॉर्ड में जुल्फिकर अली भुट्टो इनसे उम्र में बड़ा था, अंग्रेजी अच्छी बोलता था, शातिर आदमी था, भुट्टो प्लेड हर। और मेरे पिताजी बताते हैं कि प्रिजनर ऑफ वॉर उस समय उन्होंने उसको रिपोर्ट किया, वो बाद में भाग गया। वो बताते हैं कि वो बार बार यही कहता था कि जो है डॉक्टर साहब इस दफे तो फतह आपकी हुई है, इंशाअल्लाह एक मौका और मिले। तो जो 71 की लड़ाई के बाद जो हुआ कि पाकिस्तान डबल डाउन की अपनी फौज पे, पाकिस्तान गैरिसन स्टेट और गजब बन गई। पाकिस्तान ने कहा कि हमारा स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है, हमको स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए, तो अफगानिस्तान में भी घुसपैठ करने लगी। जनरल जिया ने 80s में किया ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, ऑपरेशन तूफान। 80s में इंसर्जेंसी हर जगह खड़ी हो गई थी भाई, याद करें लोग, पंजाब में, कश्मीर में, एंड ऑफ 80s में, और नॉर्थ ईस्ट तो शुरू से उबलता रहा है। तो इंडिया खलबलाहट में रहा, और 71 की लड़ाई के बाद इंदिरा गांधी ने जनरल भगत को सुपरसीड कर दिया, क्योंकि भाई कू का डर जाग गया कि भाई फौज जरा जो है तगड़ी ना हो जाए। तो जनरल भगत जो कि गजब अफसर थे, जिनको आज भी मेरे पिताजी 83 साल के हो गए, वो आज भी कहते हैं कि भाई जनरल भगत जैसा जनरल मैंने नहीं देखा। जनरल भगत को सुपरसीड कर दिया इंदिरा ने।
तो वो जो कल्चर शुरू हुआ कि चापलूस चाटुकार ही ऊपर आने लगे। आज के दिन देखें आर्मी कमांडर्स और जनरल्स को 10 ठो बैटमैन रहते हैं, कोई जो है बेबी का कुत्ता घुमा रहा है, वो भी बाबू ही है। आप दौड़ा लें, कितने जनरल दौड़ सकते हैं, कितने जनरल जो हैं फिट हैं। जो आज हमारे चीफ हैं द्विवेदी, वो अग्निपथ स्कीम का समर्थन करते फिरते हैं। वो मजाक में उन्हीं के सीनियर बोलते हैं कि द्विवेदी चतुर्वेदी बनने चला है, उसको प्रमोशन चाहिए। तो यथार्थ ये है कि जो फौज का पतन है बहुत पहले, बहुत जल्दी शुरू हुआ, और हमारे नेता जो आए नेहरू के समय से ही, इंदिरा ने तो सोशलिज्म ले आई, वो तो हार्डकोर सोशलिज्म ले आई एक दफे, उसके बाद तो आईएस बौरा गया। लेकिन इंदिरा फिर भी क्या है कि थोड़ा बहुत डिफेंस का ख्याल करती थी, लेकिन बाद के नेताओं ने बिल्कुल ख्याल नहीं किया। और मोदी सरकार जो अपना नरेंद्र मोदी जो है डींग मारते फिरते हैं, मेरी 56 इंच की छाती है, 56 इंच की होगी उनकी तोंद, ठीक है। ये हैं गुजराती, न इनके परिवार ने कभी फौज में नौकरी की, न 1000 साल में मोदी मामा लड़े हैं, न इनके पूर्वज लड़े हैं, न इनको फौज के बारे में कुछ पता है। ये तो प्रचारक थे ना, न ये शिक्षित हैं, ठीक। तो इन्होंने जुमलेबाजी में हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पूरा अपने आज 12 साल होने को आ रहे हैं, पूरे 12 साल गवा दिए। आज के दिन फौज के पास मैन पावर की कमी है, इक्विपमेंट की कमी है, म्यूनिशंस की कमी है। तो पिछले 12 साल नौटंकी में और जुमलेबाजी में गए हैं। बताओ जरा, इक्विपमेंट की कमी, तुमने तो रिसर्च किया है, बताओ क्या क्या कमी है। उससे पहले सर मैं आपको आपने बड़ी मजेदार तरीके से हमको यहाँ तक पहुंचाया है, तो हमारे दर्शकों को भी समझ आएगा कि फौज को फौज की तरह नहीं अपनाया है, उसको चौकीदार समझ के रख दिया था। अरे और ये सालों से चलता है। मेरा एक बैचमेट है, उसका नाम नहीं ले सकता, बड़ा करीबी बैचमेट है, बड़ा करीबी मित्र है। मैं एक जमाने में आईपीएस में था, आईपीएस अफसर है, और इसके भी रिश्तेदार फौज में हैं। तो इसने एक दफे मुझे बोला कि गुरुदेव, हमने पुलिस को बना दिया, फौज को बना दिया है पुलिस, और पुलिस को बना दिया है होमगार्ड। अब कोई महमूद गजनी दोबारा टहलता हुआ चला आए ना, तो राम ही बचाए हमको, हनुमान चालीसा ही जापते फिरेंगे हम। आजकल तो रील का जमाना है, तो शायद रील ही बनाने लग जाएंगे। अश्विनी वैष्णव बनाएगा ना रील, अश्विनी वैष्णव भाग जाएगा सबसे पहले, मेरा वॉटन का क्लासमेट है। बिल्कुल, और उनके बच्चे तो बाहर ही हैं, तो दिक्कत भी नहीं होगी। बाहर हैं भाई, दिक्कत भी नहीं होगी। अंत में तो सबके बच्चे बाहर हैं, और पूरी एलीट का पैसा बाहर है। दुबई, सिंगापुर, लंदन, स्विट्जरलैंड, हर जगह घूम रहा है। बिल्कुल। लेकिन अतुल सर, आपने कई मजेदार चीजें बताई, जैसे कि आपने बताया कि ये बुद्ध का देश है, युद्ध का नहीं। ये नेहरू जी कहते थे, ये मोदी जी भी ये मोदी मामा कहते हैं। हाँ, वो तो नेहरू चाचा तो कह रहे थे नॉन अलाइन मूवमेंट हम करेंगे, नेहरू चाचा ये कह रहे थे पंचशील करेंगे, बिल्कुल, हम चीन के साथ प्यार मोहब्बत करेंगे। मेरा 13,000 शब्द का इंडिया चाइना टेंशन्स पे एक लेख है, मैंने उसको ग्लेन काल और विक्रम सूद के साथ लिखा। ग्लेन काल तो मेरे अभिन्न मित्र हैं, 15 साल हो गए उनके साथ काम करते करते, लिखते पढ़ते। उनके साथ तो बड़े पॉडकास्ट हैं मेरे, इंडियन इकोनॉमी पे भी है, वही पॉडकास्ट हम हिंदी में भी बनाएंगे। तो ग्लेन काल CIA में थे और विक्रम सूद RAW के चीफ थे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे एडिट करते समय उन्होंने एक कमेंट लिखा था में, व्हाट एन इडियट, कि भाई नेहरू सोच क्या रहे थे। मतलब एक कम्युनिस्ट रेजीम, एक्सपेंशनिस्ट रेजीम जो कि रेवोल्यूशनरी है, जो कि सिविल वॉर जीती गोमिंदांग के खिलाफ, जो कि जापानियों से लड़ी, वो जो है आराम से मान जाएगी कि भैया जो अंग्रेज बॉर्डर छोड़ के गए वही रहेगा। भाई नेहरू की जो कश्मीर और चाइना पॉलिसी है, मेरे पिताजी कहते हैं ना कि ऐसा आशीर्वाद दे गए हैं नेहरू चाचा कि आज तक हम उनके साथ जी रहे हैं। बिल्कुल। वैसे भी नेहरू ब्राह्मण थे,
और वो भी प्रीची पंडित, प्रीची प्रवचन करने वाले पंडित। मतलब ठीक है, वो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते थे, नेहरू चालीसा पढ़ते थे, लेकिन उनको यही था कि दुनिया ऐसी चलनी चाहिए, दिस शुड हैपन। शुडियाते बहुत थे। तो यथार्थ ये है कि वो पंडिताई करने लगे, अपने को कहते भी थे पंडित नेहरू। वो भूल गए। मैंने अपनी डायरी में लिखा हुआ है पहले ही पेज पे कि शस्त्रेण रक्षते प्रदेशे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। भाई, आप उस संस्कृति से हैं, उस सभ्यता से हैं जहां की नालंदा, जो कि उस समय विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, भैया आज के दिन भारतवासियों को समझ में नहीं आता है। मतलब ठीक है, जुमलेबाजी कर दें, लेकिन समझ में नहीं आता है कि नालंदा का असर कहां तक पहुंचा। जापान से लेकर सेंट्रल एशिया, हर जगह से लोग आते थे पढ़ने। तो नालंदा को मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने जला के राख कर दिया। सारी किताबें जला दी, सारे जो स्कॉलर्स थे, जो दिग्गज थे, उनको मार डाला है, वो भागी गए। तो अगर आपके देश के पास शस्त्र ही नहीं है तो आप शास्त्र की क्या चर्चा करेंगे? बिल्कुल। कोई आएगा? अगर दो लोग मिले, एक आदमी के पास है तलवार, दूसरे के पास है सोना, तो आज नहीं तो कल जिसके हाथ में तलवार है उसी के हाथ सोना आ जाता है। तभी तो पंजाबी कहते हैं ना, खांदा पींदा लाहिंदा बाकी अहमद शादा। बिल्कुल बिल्कुल। जो खा रहे हो, जो पी रहे हो, जो पहन रहे हो, वही है तुम्हारा, बाकी तो सब अहमद शाह का है। वो इंजॉय, पंजाबी क्यों इंजॉय कल्चर है, सेविंग कल्चर नहीं है मारवाड़ियों की तरह। क्योंकि भाई इतना लूटा है ना, खैबर से जो आता था पंजाब के प्लेन्स में, लूट नहीं तो आता था। बिल्कुल। तो सर, अतुल सर, आपने सही एकदम वाक्य छेड़ा, और अब हम शास्त्र की ही बात करते हैं। हम शुरुआत करेंगे सेना से। जो आंकड़े हैं बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। 1 लाख फौजियों की तो कमी है हमारे। तुमने बड़ा रिसर्च किया है, तो आंकड़े बताओ धनाधन। बिल्कुल सर, 1 लाख फौजियों की कमी है, 80,000 एंटी टैंक मिसाइल्स की कमी। 100,000 जो लोग विदेश में रह रहे हैं, 100,000, 1 लाख पर्सनल की कमी है। बिल्कुल। और ये भाई सिर्फ इंडियन आर्मी है कि इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स? हम सिर्फ सेना की बात कर रहे हैं सर, ओनली सिर्फ इंडियन आर्मी की बात, सिर्फ सेना की बात कर रहे हैं। सोच ली। और नेवी और वो मिला के हो सकता है कि कुल मिला के 2 लाख फौजियों की कमी है। ये फौजी हैं जिनकी ट्रेनिंग पुलिस और सीआरपीएफ और सेंट्रल पैरामिलिट्री से कहीं अधिकतर होती है। अरे बिल्कुल होती है भाई। हमने तो आईपीएस की ट्रेनिंग की है, मजाक है। मतलब ऐसे लोग जो है आईटीबीपी में चले गए, जो कि 4 पुलअप करके पास आउट किए थे। ऐसे लोग पैरामिलिट्री में गए हैं आईपीएस से, जो कि देखने में ही शिखंडी लगते हैं। मैं तो उनके नीचे नौकरी नहीं कर सकता। हमारे ऐसे बैचमेट गए, पैरामिलिट्री के बारे में कुछ पता नहीं है, ना आउटडोर्सी हैं, ना साहस है। मतलब तो आर्मी की ट्रेनिंग तो बिल्कुल अलग है ना। कि एक तो आप आईपीएस में आते ही हैं 28 साल पे, बिल्कुल 27-28 पे। एवरेज एज देख लो गूगल करके लोग। आप कोचिंग में जाते हैं, इतने अटेम्प्ट लिखते हैं, फिर आते हैं। आपने जिंदगी में स्पोर्ट्स नहीं खेला है, आउटडोर्स कुछ किया नहीं है, और उसमें भी आपकी पहली चॉइस शायद आईपीएस नहीं हो गई। किसी की नहीं है, पहली चॉइस है सबकी आईएएस, क्योंकि वहीं सारी मक्खन मलाई है, वहीं सारा सत्ता है। इंडिया है आईएएस है कुलीन ब्राह्मण, जो कि सैंक्टम सैंक्टोरम में रहता है। आईपीएस है, मतलब मैं तो कहता हूं ना, आईएएस है दुर्योधन और आईपीएस है दुशासन। उसका काम मात्र चीरहरण। तो मतलब वो आईपीएस का छोटा भाई है, उसके पास कोई टॉप पोजीशन, कोई टॉप पावर नहीं रहती। तो सब वैसे ही रोंटो की तरह, ऐसा क्या गुनाह किया कि लुट गए, 2 नंबर और आते तो हम आईएएस होते, 100 करोड़ के बजाय 1000 करोड़ के आदमी होते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन ये अंतर तो दिखता है सर, क्योंकि हमारे देश में कोई बड़ी आपत्ति आती है और वहाँ अगर आईपीएस वाला आ जाए और फौजी आ जाए, तो सब लोग पहले फौजी के पास जाते हैं कि हमारी मदद कर दो, आप ही पे विश्वास है। और
उसी फौज को हमारी सरकारों ने इतने सालों में एकदम कमजोर कर दिया है। चलो आंकड़े दो तो, करीब 1 लाख भारतीय सेना में कमी है, और बताओ। 1 लाख सेना में कमी है, 80,000 एंटी टैंक मिसाइल्स की कमी है, उनको अति फायर उत्तम, करने के लिए 900 लॉन्चर्स की कमी है। अति उत्तम। 2 सोने पे लाख, सुहागा। बिल्कुल 2 लाख असॉल्ट राइफल्स की कमी है। ये वो राइफल हैं जिससे जो इन्फेंट्री है या फौजी है उसको लड़ाई लड़नी है, अपने बेसिस की सिक्योरिटी देनी है, राइफल भी नहीं है। असॉल्ट राइफल्स तुम बात कर रहे हो इंसास की कि एके की कि दोनों की? किसी भी प्रकार की हो सर, 5.56 mm हो, 7.62 mm हो, असॉल्ट राइफल्स की कमी है। अच्छा ये बताओ, वो जो फैक्ट्री बननी थी यूपी में जिसमें एके बननी थी, वो चल भी रही है? वो चल रही है सर, लेकिन कार्य बड़ा धीरे है। रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करूं कहानी है। बिल्कुल। ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद आते हैं हम आर्टिलरी पे, या जो लोगों को बोफोर्स के नाम से पता है। 1200 सिस्टम्स की कमी है, और इसमें दोनों आते हैं, जो भारी होती है और जो हल्की होती है। 155 mm और 105 mm दोनों की कमी है। 50,000 ड्रोन्स की कमी है सर। नहीं नहीं, कितने शेल्स की कमी है? शेल्स तो सर उनकी तो गिनती ही आप भूल जाइए। ये तो मैं सिर्फ बंदूकों की बता रहा हूँ, 1200 बंदूकों की कमी है। बाप रे बाप। तोपों की 1200 तोप नहीं है हमारी फौज के पास। बाप रे बाप, मतलब ऑर्डर ही नहीं किया है बोफोर्स के बाद, मुझे लगता है ऑर्डर ही नहीं किया है। नहीं, क्योंकि भय है करप्शन का। भय क्या है मतलब? हर जगह तो करप्शन कर ही रहे हैं, हर हर आदमी कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन तो यहाँ पे उनको भय याद आ जाता है। कि बोफोर्स ना हो दोबारा। बिल्कुल। हम्म। और फिर आते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट। और ड्रोन्स की जो बात कर रहे हो तुम, ड्रोन्स तो हम बनाते ही नहीं है। बिल्कुल, हम तो ड्रोन्स चीन के से लाते पार्ट, हैं। हाँ पार्ट्स बना के, पता चला बॉर्डर पे, ये किस्से कई मेरे मित्र बता चुके हैं फौजी, बॉर्डर पे ड्रोन उड़ाया उन्होंने अपना, और फिर वो चाइना में लैंड कर लिया, उन्होंने हैक कर लिया, उन्हीं का था। तो 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 खैर, ये बहुत कड़वा सच है सर। चाइना से माल आता है, उस पे हम अपना लीपा पोती ठप्पा लगा करते हैं और देते आगे निकाल देते हैं। हैं, मेड इन इंडिया। हाँ बस, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया स्कीम है ना कुछ नरेंद्र मोदी की, नौटंकी। यही आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, अच्छी बात है। बिल्कुल। ठीक और है, अब अच्छा, आते और हैं, बुलेट प्रूफ की भी कमी है? बिल्कुल सर, बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट। 1 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट की कमी है। वो शायद पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे होंगे। संजय गांधी ने नसबंदी किया था इमरजेंसी में, तो बिल्कुल ये नई तरह की नसबंदी करने का प्लान होगा। बिल्कुल। इतने और आदमी तो नहीं। ये है थल सेना के आंकड़े। इससे भी बुरे हाल हैं वायुसेना के। आज की जब लड़ाई, वायुसेना की बात विस्तार में करो, क्योंकि वायुसेना के जितने अफसर हैं हम्म, वो इस तरह रोते कलपते मेरे पास आ रहे हैं कि मुझे लगता है कि हालात बहुत ही खराब हैं। और तुम वायुसेना के बारे में काफी जानते हो, तुम्हारे पिताजी फाइटर पायलट थे, तो बिल्कुल। वायुसेना पे विस्तार में समझाओ क्या हो रहा है। वायुसेना में सर ऐसा हाल है कि लड़ाकू विमान, जिसे फाइटर जेट बोलते हैं, उसके स्क्वाड्रन 29 से 30 रह गए हैं। हम्म। और भारतीय वायुसेना को अगर पाकिस्तान और चीन की टक्कर लेनी है तो 50 से ऊपर स्क्वाड्रन चाहिए। अब अच्छा, ये जो हाल है, इनमें से भी जो 29-3 स्क्वाड्रन हैं, इनमें से बहुत से तो पुराने प्लेनों के हैं ना? बहुत पुराने प्लेन के हैं सर, तो 1980 के खरीदे हुए। इनमें से कितने वाकई नई टेक्नोलॉजी वाले हैं? राफेल कितने हैं, सुखोई सिर्फ कितने हैं? सिर्फ 20 स्क्वाड्रन आप मान के चलिए कि 20, हर स्क्वाड्रन में अगर हमने 18 से 20 जहाज मान लिए, तो सिर्फ 20 स्क्वाड्रन हैं जो मॉडर्न, जिनको बोल सकते हैं 4th जनरेशन फाइटर जेट बोल सकते हैं। 5th और 6th की तो हम बात ही नहीं कर रहे। वहां 5th तक और तो 6th जनरेशन तो वहां तक तो गाड़ी पहुंची नहीं है हमारी। बिल्कुल नहीं पहुंची वहां तक। तो अभी रफाल तो सिर्फ 36 हैं। पूरी लड़ाई सिर्फ Su-30 अगर कभी होती है तो सिर्फ Su-30 पे ही निर्भर है। और वो कितने हैं? Su-30 के आंकड़े हैं 220। ठीक। अभी जब लड़ाई होगी तो सारे 220 आपको एक समय पे अवेलेबल नहीं होंगे।
हर एक की मेंटेनेंस होती है, किसी के पार्ट्स में कमी होती है, तो आप ऐसा लेके चलिए कि पूरी लड़ाई हो तो 200 लड़ाकू विमान से ज्यादा भारतीय वायुसेना के पास नहीं है, मोटा मोटी। हाँ बिल्कुल। और ये जो आंकड़े हैं 1965 के बाद इतना 200 बुरा हाल। तो 200 अगर सिर्फ बचे हैं प्लेन, तो एक स्क्वाड्रन में कितने होते हैं प्लेन बताओ हमारी? 18 से 20 होते हैं अधिकतर, आजकल 18 तो लेके चलते हैं। यथार्थ ये है कि आप कह रहे हैं आपके पास 30 हैं, लेकिन लड़ने लायक सिर्फ 10 हैं आपके पास स्क्वाड्रन, बिल्कुल मोटा मोटी। बिल्कुल। तो जो आप ऑफिशियली कह रहे हैं उसका 1/3, ठीक। तो खुदा ना खास्ता अगर जो है कोई चढ़ गया तो क्या होगा? खैर आगे चलो, और क्या कमियां हैं और बताओ एयरफोर्स ये में। जो आंकड़े हैं सर, जो वायुसेना का हाल हुआ है 1965 के बाद अब जाके हुआ है। इतने सालों में इतना बुरा हाल वायुसेना का कभी नहीं हुआ है। और अब ये हाल होना बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन अब साथ में लड़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में सबने देख लिया, फौज ने भी मान लिया कि चीन पाकिस्तान के साथ मिली हुई थी। तो आपके साथ टू फ्रंट वॉर तो चीनी चल रही है। इक्विपमेंट की टेस्टिंग हुई ना? बिल्कुल। सिर्फ टेस्टिंग ही नहीं हुई सर, उनको पूरी सैटेलाइट और टेलीकम्युनिकेशंस, उनका पूरा डेटा लिंक सब कुछ यहाँ हो गया टेस्ट। अच्छा, दोनों के सेल्स बढ़े हैं, पाकिस्तान के मिलिट्री सेल्स भी बढ़े हैं उसके बाद, और चीन के भी। बिल्कुल। और हमने क्या किया है, अब ऑपरेशन सिंदूर होने को मतलब 8-9 महीने हो गए, अब हम जाग रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम 114 रफाल और लेंगे। तो ये नौटंकी बताओ, क्योंकि एयरफोर्स ने तो कहा था कि हमको कहीं से ज्यादा रफाल चाहिए, और बताओ ये डील कब साइन हुई और उस समय का डॉलर रेट क्या था? क्योंकि अब अगर ये लेंगे तो रुपया तो और गिरा है, बिल्कुल। रुपया तो गिरता ही आ रहा है। तो इसका मतलब यही जो डील ये साइन किए होते उस समय, तो कई हजार करोड़ बचाए होते देश का। बिल्कुल सर। तो यार ये आंकड़े जरा बताओ हमारे दर्शकों को। शुरुआत से चालू करता हूं सर। 2007 में भारतीय वायुसेना ने रफाल को चुना, और तब भारतीय वायुसेना चाहती थी कि 114 रफाल लिए जाएं। उस समय थी मनमोहन सिंह की सरकार। वो बात टालते गए, और बात टलते टलते 2007 से 2013 तक पहुंच गई, जहां भारतीय वायुसेना ने बहुत प्रेशर लगाया कि अब आपको लेना ही पड़ेगा। बहुत गंभीर हालत हो गई है हमारी फाइटर फ्लीट की। तब के जो डिफेंस मिनिस्टर थे A.K. एंथनी, वो सांसद में खड़े होके बोले हमारे पास बजट नहीं है, हम नहीं कर सकते, हम अब 2014 के जनरल इलेक्शन के बाद देखेंगे। उसमें फिर कांग्रेस निपट गई, फिर आई कांग्रेस तो शुरू से रही है बाबू स्टेट, तो कांग्रेसियों को तो कभी नेशनल डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी में ज्यादा रुचि नहीं थी। भाजपा दावा करती थी कि हम जो हैं 56 इंच की छाती वाले हैं, हम लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे, धोपिया पाट मारेंगे, हम पटक पटक के पाकिस्तान की नानी याद करा देंगे। ये सब डायलॉग बाजी तो भाजपा की थी। तो कांग्रेस की तो नेशनल डिफेंस शुरू से वीक रही है। बिल्कुल। और तो 2014 में हमारे विश्वगुरु आ गए। विश्वगुरु, ठीक। 2016 में उनको लगा कि बात सही है, वायुसेना रफाल मांग रही है तो उनको दे देते हैं क्योंकि खतरा है। तो उन्होंने सोचा कि 114 का क्या करें, 2 स्क्वाड्रन दे देते हैं, एक पाकिस्तान के लिए, एक चीन के लिए। अंत में जाके 2016 में 2 रफाल स्क्वाड्रन की डील साइन हुई, जहां भारतीय वायुसेना 36 जहाज की, जहां मांगे थे 114। अच्छा, ये जो है जब डील साइन हुई तो वायुसेना ने विरोध किया, इसका अफसरों ने विरोध किया, कहा कि भाई हमको और चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बोला सर। उन्होंने बोला कि ये, उन्होंने एग्जैक्ट वर्ड्स बोले कि ये सफिशिएंट नहीं है, हमको अगर 1 महीने से ऊपर की लड़ाई लड़नी होगी तो हम 36 रफाल से काम नहीं कर सकते। तो मोदी सरकार ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, ये अभी का है, आगे चल के देखते हैं, हम शायद और जहाज लेंगे। और उस समय कितने पैसे खर्च किए, और जो है
रुपया और डॉलर का रेट क्या था, ये जरा आंकड़े बताओ, लोगों को पता तो चले बिल, कितना देश का नुकसान हुआ है। बिल्कुल सर। तो 2016 में जो 36 रफाल खरीदे वो 58,000 करोड़ रुपीस में खरीदे, यानी कि 8.7 बिलियन डॉलर्स। हम्म, यानी कि एक जो जेट की कीमत थी 240 मिलियन डॉलर हो गई, हम्म, 1620 करोड़ रुपए मान सकते हैं। उसके बाद 2016 के बाद 2026 में हम आ गए हैं और अब 114 रफाल की वापस बात उठ रही है और डील होने वाली है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आ रहे हैं फरवरी में, हम्म, डील का अनाउंसमेंट हो जाना चाहिए सर। लेकिन हम्म। जो अब आंकड़े हैं वो आपके होश उड़ा देंगे। बताओ भाई। 2026 में ये 114 रफाल 36 बिलियन डॉलर के हैं, यानी कि 3,37,000 करोड़। मैं इतने तो मैंने सुना भी नहीं है। ये भारतीय इतिहास में सबसे महंगी और सबसे बड़ी डील होने वाली है। हम्म, तो अभी 2026 में एक रफाल 315 मिलियन का हो गया है, यानी कि 2,800 करोड़। हम्म। अभी इन 10 सालों में ना सर, जो हमारा रुपया है, अगर डॉलर के साथ अगर हम लगाएं तो 67 से अब वो 92 पहुंच गया है। तो अगर यही 92 पाकिस्तान का आईएसडी कोड है, 91 इंडिया का था। 91 इंडिया, 91 पार कर गए, अब पाकिस्तान की बिल्कुल, टेरिटरी में आ गए। वाह बस वही, आईएमएफ के पास बस कटोरा लेके पहुंचने की देरी है। बिल्कुल। आईएमएफ तक अभी नहीं पहुंचे हैं, तो फिर भी, गए लेकिन थे अगर 1991 में गए थे, कोई बात बिल्कुल नहीं, गए दोबारा थे, भी जाना पड़े आएगा, ऐसी क्या बात है। बिल्कुल। तो ये 114 रफाल अगर 216 में ही एक बार में ले लिए होते ना सर, तो वो डील हमें 27 बिलियन की पड़ती। इसका ये मतलब है कि आप मान लीजिए ऑलमोस्ट दुगना हमको अब देना पड़ रहा है, अच्छा। क्योंकि ये सिर्फ इनिशियल डील होगी, इसके आगे जय मेंटेनेंस जय हो विश्व गुरु मोदी मामा की जय हो। बिल्कुल दुगना देना पड़ रहा है। 10 साल और बीत गए हैं, हाँ। बाकी देशों का कंपटीशन और आ गया है, और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है इतनी महान हो गई है कि भारत अभी रफाल के सिवाय और कोई जहाज ही नहीं ले सकता सर। अच्छा, ये क्यों, बताओ जरा। बड़ा सिंपल सा है, देखिए, हम ऐसा समझ लेते हैं कि टेबल पे कौन कौन है। आपने तो अब बताया, मार्क कार्नी की जो स्पीच है इतनी बढ़िया चली है कि अगर आप टेबल पे नहीं है तो आप मेन्यू पे हैं। तो हम देख लेते हैं टेबल पे कौन कौन है। सबसे बात पहले करते हैं डॉन जी से। मेरा एक मित्र है जो मार्क कार्नी को रिपोर्ट करता था बैंक ऑफ इंग्लैंड में, बताता है कि अच्छा। मार्क कार्नी बड़ा बड़ा दिमाग बहुत तेज है, बड़ा इंप्रेसिव आदमी है। और ग्लेन साहब ने बोला था ना कल हमारे इंग्लिश वाले एफओ एक्सक्लूसिव में कि आइस हॉकी खेला, कि भैया सबसे बड़ी क्वालिटी आए कि आइस हॉकी खेलता था हार्वर्ड के लिए। ग्लेन भी खेलते थे वैसे। आइस हॉकी बड़ा बड़ा तेज गेम है, बड़ी तेज सोच होनी पड़ती है आइस हॉकी में, और बड़ा मतलब दमदार होना पड़ता है, बड़ी मार पिटाई भी हो जाती है आइस हॉकी में। बिल्कुल, तो मतलब दमदार आदमी है मार्क कार्नी। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। और उनकी स्पीच जो डावोस पे उन्होंने दी थी, वहां से दिख भी गया। सबकी बस की नहीं है ऐसे आके खुल के बोलना, लेकिन हमारे उन्होंने मोदी बोला। मामा की तो जबानी नहीं फरियाएगी, जुमलेबाजी के आगे मतलब इनकी औकात नहीं है कुछ करने की। बिल्कुल। तो आते हैं सर, अभी टेबल पे कौन है। टेबल पे है डॉन जी, अमेरिका दे रही है एक जहाज, उसका नाम है F-21। अब वो आप ऐसा मान लीजिए कि F-16 को अपग्रेड कर करके भारत को बेचने की कोशिश चल रही है, जो नहीं लेंगे। बाकी जो 2 जहाज हैं F-18 और F-15, भारतीय वायुसेना फेल कर चुकी है। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, क्यों फेल किया है, कुछ पता है क्यों फेल उसमें किया है? उनकी जो इंजन जो था सर, वो लद्दाख में उतना केपेबल नहीं था, तो हाई ऑल्टीट्यूड कोल्ड एरियाज में उतना इफेक्टिव नहीं था वो उनका इंजन। समझ गया। अब आते हैं डोनाल्ड जो ट्रंप। मेरे दोस्त सुखोई चलाते हैं वो बड़ी बड़ाई करते हैं, कहते हैं सुखोई कभी जो है फेल नहीं होता, मतलब हाँ, नहीं होता। मतलब जो थ्रस्ट मिलता है मतलब बड़ा गजब है। जिसको थोड़ा बहुत राइफल का नॉलेज है और शौक है, उसको मैं अगर बताना चाहूँ कि M4 और M16 दिखने में सुंदर होगी, लेकिन AK-47 ही है, कीचड़ में डालो, धूल में डालो, वही चलती है। वही हाल है रशियन। भैया AK ग्लेन साहब और मेरी भी प्रिय राइफल है। अच्छा, हम दोनों की
एक अमरीकी एक भारतीय, क्योंकि वही जो तुमने बात कही ना, एके चलती है बिल्कुल हालात जो हो, लेकिन एके जाम नहीं होगी, हमेशा चलेगी। बिल्कुल बाकी राइफलों में भरोसा नहीं है। बिल्कुल। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप आए और उन्होंने एक ऐसे गुगली फेंकी है मोदी सरकार की तरफ कि आप F-35 ले लीजिए, आपको 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर चाहिए ना, आप हमसे बात तो करिए, डील तो कीजिए। डील अभी उसमें दिक्कत ये है कि अगर वो F-35 बेचने में हमसे अंडमान का एक आइलैंड मांग ले, जिस तरह वो ग्रीनलैंड मांग रहा है, तो यहाँ तो पोल खुल जाएगी, सरकार ही गिर जाएगी। मांगी लेंगे डॉन बिल्कुल बाबू, डॉन साहब। बिल्कुल। दूसरे खिलाड़ी कौन है टेबल पे? स्वीडन। अभी स्वीडन का जो जहाज है ग्रिपन, उसमें दिक्कत यह है कि इंजन उसमें अमेरिकी है, तो अमेरिका का जब मन जाएगा इंजन के पार्ट्स, उसके स्पेयर्स बंद कर देंगे, हमारी पूरी एयरफोर्स बैठ जाएगी। तीसरा ऑप्शन आता है रशिया। अभी रूस अपनी लड़ाई लड़ेगा, अपने लिए जहाज बनाएगा या हमको बना के देगा? उसमें भी अगर रूस हमको Su-57 स्टेल्थ फाइटर ले ले, और अगर हम वो डील अभी साइन कर ले, अच्छा, तो हमारी लोगों को नाक बताओ, कट जाएगी ना। बताओ ना लोगों को कि हमारा तो जॉइंट प्रोग्राम था बिल्कुल रूसियों के साथ, बिल्कुल। और वो मोदी सरकार ने ही कैंसिल किया। जी सर, बताओ भाई, 2018 उसकी में, पोल जरा खोलो। बिल्कुल 2018 में मोदी सरकार जब हमारे, 2018 की बात कर रहा है बिल्कुल रोहन खट्टर सिंह। बिल्कुल, ज्यादा समय नहीं हुआ है, हम रूस के साथ मिलके ये जहाज बना रहे थे, 5th जनरेशन, FGFA इसका नाम था, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। और तब हमारी जो रक्षा मंत्री थी निम्मो ताई थी, जिन्होंने बोला कि इसकी निर्मला जरूरत नहीं है। सीतारमण, जिनको बीजेपी के ही स्पोक्समैन ने बोला कि शी इज नॉट इलेक्टेड एंड शी इज नॉट इलेक्टेबल। बिल्कुल इनको तो बीजेपी में कोई पसंद नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता बोलते हैं कि ये तो पैराशूट करके टॉप पे बैठ गई हैं, न कभी मुस्कुराती हैं, न कभी किसी की ओर आंख उठा के देखती हैं, बिल्कुल महारानी की तरह पेश आती हैं सबसे। खैर, निमोताई डिफेंस मिनिस्टर हमारे, उन्होंने कह दिया कि ज़रूरत नहीं है, हम निकल जाएंगे इस प्रोजेक्ट में से। इतने साल हमने उस प्रोजेक्ट में बिताए, उसमें हमने अपना पैसा डुबोया, उसमें हमारी साथ पार्टनरशिप और साठ-गांठ ये हुई थी कि जेट इंजन की जो राइट्स हैं हमको भी मिलेंगी, जैसे ब्रह्मोस जो मिसाइल है उसकी राइट्स हमको मिलेंगी हैं, तो हम बना सकते हैं हमारे देश में, बिल्कुल। लेकिन हम निकल गए। तो रूस उस बात से तो बिल्कुल खफा है, रहना होना भी चाहिए उनको। तो अभी लड़ाई में तो वो हमारे लिए जहाज बनाएगा नहीं। तो अब चौथा जो खिलाड़ी है टेबल पे, वो है चीन। चीन बनाता है नेहरू चाचा का पंचशील करें मोदी मामा। मोदी मामा बिल्कुल पहुंचे शी बिल्कुल जिनपिंग के पास और बोले ताऊ ए ताऊ, पंचशील टू ओए। बिल्कुल। और चीन ऐसा खिलाड़ी है, पूरे टेबल पे अकेला एक साल में उतने जहाज बनाता है जितने ये सारे मिल के नहीं बना सकते। चीन तो 250 फाइटर जेट्स बनाता है साल के, उसमें से 100 स्टेल्थ फाइटर हैं उसके J-20, और बाकी उसके रशिया के सुखोई के कॉपी हैं J-11, J-16 और J-15। लेकिन हम चीन से तो लेंगे नहीं जहाज, क्योंकि चीन तो हमारे लिए तो दुश्मन माना जाता है, और वो पाकिस्तान के साथ बैठा है, और पाकिस्तान भी कंप्लेंट करती है कि चीन जो जहाज देती है सारे सोर्स कोड नहीं देती, उसके इंजन के पार्ट्स नहीं देती, सब चीज़ें छुपा के रखती है, उसमें उनको स्पाई गैजेट्स मिलते हैं। तो चीन के साथ तो डील होने नहीं वाली थी, तो बचा कौन? फ्रांस। तो फ्रेंच बोल रहे होंगे इमैनुअल मैक्रोन के, भाग के कहाँ जाओगे डार्लिंग, लौट के यहीं आओगे। दाम बढ़ाते जा रहे हैं राफेल का। बिल्कुल। अगर इसमें अगर आप भी सर, जैसे अगर आप बिजनेस माइंड से हो, आप बिजनेस वाले हो, तो आप भी यही सोचेंगे ना, जब इस ग्राहक को और कोई देगा नहीं सामान, मैं ही दूंगा, तो मैं जो बोली लगाऊंगा वो तो देगा। तो ये है कहानी वायुसेना की। बिल्कुल। नौसेना का क्या हाल है? लोग कहते हैं नौसेना का हाल बेहतर है सेना से और वायुसेना से। नौसेना का तो बहुत बढ़िया हाल है सर, और मैं हाल ही में INS कारवार गया था, जो नौसेना का सबसे बड़ा स्टेशन माना जाता है। वहाँ मैंने स्वयं देखा कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, शिप्स और सबमरीन्स बनाने का भी और रिपेयर करने का भी, जो मैंने कहीं नहीं देखा है। मैं कई और नेवल स्टेशन में जा चुका हूँ, लेकिन
नौसेना में बहुत काम हुआ है। और हम्म, उनके जो आंकड़े हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, और वो इसलिए है क्योंकि हम सब कुछ घर में बना रहे हैं। बिल्कुल। ये हमारी बात खुद की। एडमिरल शेखर सिन्हा ने कई दफे कही है कि नौसेना जो है ने काफी प्रगति की है। हमने उनको बुलाना कभी, हाँ जी, उनको जो है उनका इंटरव्यू लेना नौसेना पर ही विस्तार में, तो नौसेना पे जो के हालात काफी अच्छे हैं और बिल्कुल टेक्निकल टैलेंट है नेवी में। आगे बिल्कुल। चले, आगे आगे चलो भाई। और इसका 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 रीजन भी है सर, क्योंकि नौसेना के जो शिपयार्ड्स हैं, माजगांव हो गए, गोवा हो गया, कोचीन हो गया, मुंबई हो गया, उन सब में जो नौसेना से रिटायर हुए हैं उन्हीं को एग्जीक्यूटिव बना दिया जाता है। समझ गया। और ये चीज ना डीआरडीओ में है ना एचएएल में। उल्टा आप हैरान होंगे कि डीआरडीओ और एचएएल में तो रिजर्वेशन भी है। अच्छा, आरक्षण भी है। बिल्कुल प्रमोशन में भी मैंने सुना, वो हमारे कई मित्र हैं जो कि बताते हैं, जो कि डीआरडीओ में गए हैं, बताते हैं कि वर्क एथिक बहुत बुरा है, सरकारी टाइप नौकरी है। बिल्कुल। एचएएल में तो मैं बास्केटबॉल खेलता था उनके लखनऊ कैंपस में, जब मेरे ताऊ जी जीवित थे। वो भी फौज से रिटायर हुए थे और इंदिरा नगर में वो बसे थे, और मैं इंदिरा नगर से जाता था साइकिल चला के एचएएल में। और एचएएल में फ्राइडे को हर आदमी बाहर होता था, लॉटरी खेल रहा होता था, कोई काम ही नहीं करता था एचएएल में। एचएएल में जो तफरी मैंने देखी है 17 साल की उम्र से, मैं 17 से 20-21 साल लखनऊ रहा, ताऊ जी के साथ रहा, फिर पिताजी के साथ रहा, काफी देखा। तो और बेंगलोर वगैरह का भी जो कल्चर, जो मित्रगण हैं, रिश्तेदार हैं, वो बताए कि एचएएल का जो हाल बेहाल है, कुछ नहीं बनाना चाहते हैं। वर्क एथिक नहीं है उनमें, और कोई सामंजस्य नहीं है एयरफोर्स में और एचएएल में। एचएएल अपना राग अलापता है, एयरफोर्स अपना राग अलापती है। सत्य है क्या ये? बिल्कुल सर, बिल्कुल सत्य है ये। और इसमें सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि नरेंद्र मोदी जो इतना गुण गाते हैं स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, जब इतने आ गए हैं, अच्छे अच्छे प्राइवेट कंपनीज आ गई हैं, जैसे कि एल&टी आ गया है, भारत फोर्ज आ गया, टाटा, अडानी, नहीं, भारत ये जब फोर्स तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि देश को जो है, देश को आईएएस नहीं चाहिए। मतलब बार बार मैं कहता हूं, देश को चाट्ठो आईएएस नहीं चाहिए, गुबेर सराय में बैठ के कोचिंग कर रहे हैं, रटंत विद्या घड़ंत पानी। देश को चाहिए 100 बाबा कल्याणी, जो कि बनाए चीजें। बिल्कुल उन्होंने बनाया है ना, भारत फोर्स खड़ा किया है ना। बिल्कुल। तो आप मानेंगे नहीं सर, आज 29 जनवरी हो रही है, 27 जनवरी को रिपब्लिक डे स्पेशल बाबा कल्याणी जी का इंटरव्यू लिया गया, और वो कैमरा पे बोल रहे हैं कि सरकार ऑर्डर ही नहीं दे रहा है। ये एक तो गन ये तो स्टार्टअप में मेरे मित्र बता रहे हैं कि भाई वो बेच रहे हैं जाके अल्जीरिया में, वो बेच रहे हैं जाके इधर उधर। बोल रहे हैं कि इंडियन जो है डिफेंस मिनिस्ट्री किसी बनिया को देती है, क्योंकि टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या है कि इतने लो हैं कि कोई बनिया जो उनको खिला रहा है पैसा, सेक्रेटरी बाबू को, वो जो है कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है। तो स्टार्टअप्स कह रही हैं कि ठीक है, डेवलप भी अगर कुछ कर लें इंडिया में, तो सेल नहीं कर पा रहे वो इंडियन डिफेंस फोर्सेस को। ये मैं कई लोगों से सुन रहा हूं। बिल्कुल। बाबा कल्याणी तो खुद बोल चुके हैं ये कि हमारे और हमको ऑर्डर आ रहे हैं आर्मीनिया, इटली, फ्रांस, ब्राजील से, हमारी भारत की सेना ही नहीं दे रही है, सरकार मान ही नहीं रही है। और इन सब चीज में ना सर, सबसे बड़ी आश्चर्य ये है कि विपक्ष ने कोई बात ही नहीं उठाई है, किसी ने। ये भी बात है, सिर्फ देखें, इसीलिए सिर्फ मोदी सरकार को दोष देना उचित नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? बिल्कुल क्या कर रहे हैं? मतलब भारत भ्रमण कर चुके हैं, वो कन्याकुमारी से कश्मीर चल चुके हैं। एक दफे बात कर लेना इक्विपमेंट की कमी की। आम आदमी पार्टी वाले लोग क्या कर रहे हैं? मुफ्त में बिजली दे देंगे, पानी दे देंगे। भैया, फौज के डिफेंस इक्विपमेंट की कभी कोई बात कर ले। तृणमूल कांग्रेस क्या कर रही है? समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? हमारे सारे नेता जो हैं सत्ता के मद में लोलुप हैं, या तो सत्ता की होड़ में लगे हैं, या सत्ता पाके एकदम मदमस्त हो जाते हैं हाथी की तरह, जैसे मेरी माँ कहती। और डिफेंस से किसी का कोई लेना देना नहीं है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि यूएस, अमेरिका, आज मैं वॉशिंगटन में बैठा हूं डीसी में, अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वॉशिंगटन, जनरल थे, ठीक। यूके का सबसे बड़ा लीडर कौन? विंस्टन चर्चिल, जो कि फौजी रहा।
इंडिया में कोई फौजी पावर में रहा ही नहीं है। एक्स फौजी क्या है, अगर जाता भी है पॉलिटिक्स में तो उसको 2 टकी की मिनिस्ट्री मिलती है, डिफेंस मिनिस्ट्री भी नहीं मिलती है। तो असल में देश क्या है कि चलता कौन है, मतलब एक सीएम होता है, वो 4 आईएएस के साथ और 1 आईपीएस के साथ चलाता है स्टेट। और इंडिया कौन चलाता है? इंडिया चलाता है प्राइम मिनिस्टर और उसके 4, और खासकर आज मोदी के अंडर तो पीएमओ ही चला रहा है ना। बिल्कुल। अफवाह तो ये है कि नरेंद्र मोदी का स्वास्थ्य तक ठीक नहीं है, तो अफवाह है कि चलाने वाले तो पीके मिश्रा है और शक्तिकांत दास, उनके जो हैं पीके मिश्रा के हनुमान, वही चला रहे हैं देश। बाबू राज है, बाबू स्टेट, जैसे मैं कहता हूं बार बार, द गैरिसन स्टेट इश्तियाक अहमद कहते हैं पाकिस्तान को, मैं इंडिया को कहता हूं द बाबू स्टेट। बिल्कुल सर, मैं ये बाबू स्टेट पे अंत करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक मंत्री हैं जिनके बारे में हमें बिल्कुल बात करनी चाहिए, वो है मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के मंत्री नहीं, असदुद्दीन ओवैसी। एमपी, हाँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं असदुद्दीन ओवैसी। अकेले वो हैं जिन्होंने भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन्स के बारे में बात सांसद में उठाई है। तो इसलिए उनको वैसे को दाद देनी होगी, मतलब वो जिम भी करते हैं, कसरत वगैरह करते हैं, बोलते अच्छा है। बिल्कुल। और पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर पे सरकार का काफी बैंड बजाए वो। बिल्कुल बिल्कुल बजाया सर। आखिरी मुद्दे पे मैं आना चाहता हूं, और इसमें मेरे को आप तो अमेरिका में रह रहे हैं, कई साल से रह रहे हैं, और आपने काफी करीबी से देखा है कि पेंटागन में चीजें कैसी होती हैं। मैंने ट्रैवल भी बहुत किया है, मैं जापान तो तुम जानते हो, जापानी जनरल्स वगैरह के साथ पुरानी दोस्ती है, बाकी जगह भी कई मित्र हैं फौज में, तो कई देश देखे हैं, कई मिलिट्री देखी है। इजराइल से तो काफी घनिष्ठता है, जोसेफ ऑलमर्ट और मैं तो हमेशा वार्तालाप करते हैं। बिल्कुल। लेकिन सर, इसमें मैं जो विश्व गुरु हैं उसको मैं विश्व शक्ति से मिलाना चाहता हूं, क्योंकि हमारी आप आईपीएस भी रह चुके हैं, तो ये आपका तजुर्बा सबसे मजेदार रहने वाला है, क्योंकि हमारी जो एमओडी है वो तो एक बाबू चलाती है, एक आईएएस ऑफिसर चलाते हैं जो बीए इकोनॉमिक्स करके कभी भर्ती हो गए थे और आज वो सारी डिफेंस डील पे साइन करते हैं। क्या अमेरिका में भी ऐसा ही हो सकता है सर? नहीं, अमेरिका में टेक्निकल एक्सपर्टीज थोड़ी बहुत तो चाहिए। पेंटागन में जो पॉलिटिकल अपॉइंटी भी होता है वो जनरली फौज में रुचि रखता है, वो फौज से लेना देना होता है। यहाँ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी अभी आउट हुई, उन्होंने कहा ट्रम्प क्रॉलरी टू द मॉन्रो डॉक्ट्रिन। सर, क्या है ये नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी? ये एक डॉक्यूमेंट निकालता है, हर एडमिनिस्ट्रेशन निकालता है और कहता है हमारी ये है स्ट्रैटेजी आने वाले दिनों में। इंडिया में आज तक मैंने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी नहीं देखी। इंडिया के आईएएस और आईपीएस ज्यादातर काला अक्षर भैंस बराबर है। एग्जाम पार करने के बाद बहुत कम लोग पढ़ते हैं और उससे भी कम लोग लिखते हैं। लिखने को बोल दो तो रोंगटों की तरह रोने लगते हैं। हम कितने आर्टिकल रिजेक्ट करते हैं, कितने रिटायर्ड आईएएस से हैं, मतलब हर हफ्ते ही रिजेक्ट करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि लिखाई ही नहीं आती। लेकिन समाज में लोग सोचते हैं कि ये लोग बड़े पढ़े लिखे हैं। और डिफेंस की न हमारा स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कल्चर है, न स्ट्रेटेजिक कल्चर है, न हमारा कोई डॉक्यूमेंट है नेशनल स्ट्रैटेजी का। तो बात लोग करते हैं थिएटराइजेशन की, इसकी उसकी, लेकिन यथार्थ यह है कि जुमलेबाजी टीवी पे चलती है, कागज पे कोई, कोरे कागज पे कोई नहीं लिखता है। जैसे तुमने बात की कि भाई हमारा जो डिफेंस सेक्रेटरी है वो कहाँ था? एग्रीकल्चर में था। बिल्कुल, इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में थे, उससे पहले पेट्रोलियम में थे। हाँ, तो बात यह है कि यथार्थ यह है कि एक दिन कल्चर, दूसरे दिन एग्रीकल्चर, तीसरे दिन डिफेंस। कोई लेना देना नहीं है इनको डिफेंस से, कुछ आता नहीं है डिफेंस के बारे में। ये आज का हाल नहीं है, ये 47 से यही हाल है, लेकिन यही लोग निर्णय लेंगे। तो ये तो विडंबना है, लेकिन भारतवासियों का खून नहीं खौलता है। क्योंकि मजाक में किसी ने मुझसे कहा, एक पश्तून फाइटर पायलट ने एक दफे दारू पी के मुझसे कहा लंदन में कि अतुल जनाब, बुरा नहीं मानना, आप अपनी बात छोड़ दो, आप तो कुत्ता भी खाते हो, आप अपनी बात छोड़ दो, आप तो नागाओं के साथ रह के, गोरों के साथ रह के आप खूंखार बन गए।
एक बात कहूंगा, बुरी नहीं लगनी चाहिए आपको, आप हिंदू लोग जो है, आपको सियासत नहीं आती है, आप लड़ नहीं सकते हो, आप तिजारत करते हो, आप नौकरी करते हो और आप ट्रेडिंग करते हो। तो उस समय मुझे बात, ये आज से 20 साल पहले की बात है, बुरी लगी, लेकिन कभी कभी मैं इश्तियाक साहब के साथ कह रहा था कि जो मुस्लिम एलीट है, और यही बात शायद ओवैसी में भी है, उसमें एक इंपीरियल मेमोरी है। ठीक है, उनको आता नहीं है, इकोनॉमी का बैंड बजा चुके हैं वो पाकिस्तान में, बांग्लादेश अलग हो चुका है, पाकिस्तान आज नहीं तो कल टूट ही जाएगा, लेकिन क्या है कि वो अपने इकोनॉमिक वेट से एबव पंच कर रहे हैं। उनकी मैडमैन स्ट्रैटेजी ये कहते हैं हमारे पास न्यूक्लियर बम है, फट जाएगा, तो आईएमएफ उनको कर्जा देता रहता है। इंडिया भी डरा रहता है कि भैया इससे ज्यादा 4 दिन में लेट गए। एयरफोर्स ने कहा था कि हमको कम से कम 72 घंटे और दे दो। सबको पता है, ये सारे मेरे एयरफोर्स के अफसरों ने ये बात कही कि भाई 72 घंटे और कर देते, हम दे देते मोदी मामा, तो हम कुटाई कर दिए होते। यही चीज तो नेहरू चाचा ने की ना कश्मीर में, यूएन के पास भाग के चले गए। लाख ये सोशल मीडिया पे जुमलेबाजी कर लें, लाख के 5 आईएफएस अफसरों को, इंडियन फॉरेन सर्विस के अपने चमचों को आगे खड़ा करके कहें नहीं नहीं हमने और पाकिस्तान ने सुलह कर ली। सीधी बात यह है कि या तो आप लड़िए मत और नहीं तो कायदे से लड़िए। इन्होंने वही चीज की जो नेहरू चाचा ने की, वही चीज किया है मोदी मामा ने। कहते हैं ना कि कोई मजाक, नेहरू चाचा के बारे में क्या वो लोग बोलते थे कि भाई 4 दफे ये कपड़ा बदलते हैं, 5 दफे ये भाषण देते हैं, हमारा, और विदेशी घूमते रहते हैं। अब मोदी मामा क्या कर रहे हैं, 100 जगह से अवार्ड मतलब कलेक्ट कर रहे हैं, बोट्सवाना पहुंच जाते हैं, ये पहुंच जाते हैं, रशिया में इनको हार दे दिया, तो इनके भी वही 5 दफे ये भी कपड़े बदलेंगे, फैंसी ड्रेस परेड करते रहते हैं। लेकिन यथार्थ ये है कि इन्होंने अमेरिका के प्रेशर में लड़ाई रोक दी और आगे जो है आगे नहीं बढ़े। तो जो ये एक हमारा लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक कल्चर है, उससे देश को भी आपत्ति नहीं है, तो नागरिक की भी कुछ दिक्कत है। बिल्कुल, वो जो बात पश्तून कह गया ना कि आप लोग सियासत या और जंग दोनों नहीं करते, तो वो बात थोड़ी बहुत सही तो है। इसीलिए तो जुमलेबाजी देते फिरते हैं हम युद्ध के नहीं बुद्ध के देश हैं। भाई सीधी बात यह है कि आज के दिन, और ये बात वॉशिंगटन में लोग कह रहे हैं, CSIS जैसे थिंक टैंक में कह रहे हैं, सेंटर ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज में क्या कह रहे हैं कि भाई आप ये बताइए ना, चीन के पास कितनी फौज है, कितनी पैरामिलिट्री है, आंकड़े बताइए। दर्शकों से कहता हूं ये होमवर्क है, आप लोग जरा गूगल करिए, पाकिस्तान की फौज और पैरामिलिट्री देखिए, बांग्लादेश देख लीजिए, नेपाल देख लीजिए, चारों आपसे खफा हैं। अब तो मैंने कहा था ना 5 फ्रंट वॉर की बात, 5 फ्रंट, 2 कोस्ट, 2 आपके लैंड बॉर्डर और इंटरनल इंसर्जेंसी, क्योंकि आपकी मुस्लिम पॉपुलेशन में 1% मान ले डिसअफेक्टेड हैं, ये मोसाड का सिनेरियो है। उस 1% का 1%, 0.01% कुछ करने लगे तो भी 200 मिलियन मुसलमान, उसमें से 2 मिलियन मान ले रेडिकलाइज्ड, उसमें से 20,000 अगर कुछ करने लगे तो आप क्या करेंगे? आपके 5 फ्रंट, लेकिन अब वो 5 फ्रंट भी नहीं है। अब तो म्यांमार भी उथल पुथल में है, नॉर्थ ईस्ट भी है, बांग्लादेश और नेपाल चिकन स्नैक आपका काट सकते हैं। ठीक, आपका जो है, आपका नेपाल तो मैंने पहले भी कह दिया, लेकिन मालदीव्स चले आइए आप, वहां आपको नेवल चैलेंज है। श्रीलंका में हम्बनटोटा चीनियों के पास है। बांग्लादेश में देखें अब क्या हो रहा है, बांग्लादेश का हाल जो है पाकिस्तान से बुरा हो गया है। तो यथार्थ यह है कि आप इतने रफ नेबरहुड में हैं, आपका डिफेंस बजट बित्ता भर का है, ठीक है। यूरोप 5% फाइनली करने को आ रहा है, आप 2% भी नहीं है। बिल्कुल, आपके ऊपर वही बाबू राज है, आपके पास इक्विपमेंट की कमी है, आपके पास स्ट्रेटेजिक कल्चर नहीं है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं है, आपकी पैरामिलिट्री आईपीएस के नीचे है, इंडियन पुलिस फोर्स, पुलिस सर्विस के नीचे।
और आईपीएस, कोई आईपीएस नहीं बनना चाहता था, सब आईएएस चाहते थे। मैंने अभी बताया कि 4 पुलअप जो नहीं कर पाते थे वो बने बैठे थे आईजी, हमारे बैचमेट। कमांड कंट्रोल क्या होगा लड़ाई में? पैरामिलिट्री जो है पाकिस्तान की, चीन की फौज के नीचे है। तो हर आदमी जो है हड़िया पी के मस्त है, और वही मुझे लग रहा है जैसे हर आक्रमण हुआ था भारत का महमूद गजनी के बाद से, कि हर आदमी हड़िया पी के खुश था और यही नहीं पता था कि क्या हो रहा है। तो आपको ये चला है टहलता हुआ, तो फिर जो है कांड हो जाएगा। मेरे हिसाब से जो है आईपीएस थोड़ी अपनी तोंद से जो है दुश्मन को ढकेल देगा। और एक बात और कहते हैं, आखिरी चीज मैं कहूंगा कि डी फैक्टो डिफेंस मिनिस्टर सबको पता है कौन है, डोवाल, अजीत डोवाल। उनके गांव वाले सब चीफ बने, पहाड़ी गैंग जिसको कहते हैं फौजी, सबको पता है। एक आईपीएस के हाथ में है सब कुछ। राजनाथ सिंह शिखंडी है, पीछे से अर्जुन, अजीत डोवाल। आपके जो सीडीएस बने हैं वो कभी चीफ ही नहीं रहे, उससे भी दिक्कत आ रही है। आपने जो है नौटंकी फौज में भी अब ले आए हैं, आपने जो है फौज में भी नौटंकी ला दी। तो मेरा मानना यह है कि आपको अब, मतलब देश को, ये भाजपा सरकार या मोदी सरकार की बात नहीं है, इसमें ऑपोजिशन का बहुत बड़ा हाथ रहेगा। अब एक नेशनल डिस्कशन की जरूरत है, एक नई थिंकिंग की जरूरत है। आपको लिखना पड़ेगा कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी क्या है, प्रायोरिटाइज करना होगा। हर चीज आप नहीं कर पाएंगे, आपको टफ चॉइसेस करनी होंगी, और आपको बहुत से खर्चे काटने होंगे, डिफेंस में खर्चा बढ़ाना पड़ेगा, और आपको कमांड कंट्रोल चेंज करना होगा। हो सकता है आपको कम से कम बीएसएफ और आईटीबीपी आईपीएस के हाथ से छीन के फौज के हाथ देनी होगी। बहुत रिफॉर्म करनी जरूरी है, और फौज का भी रिफॉर्म बहुत जरूरी है। फौज में जो जीरो एरर सिंड्रोम है, इसमें सारे जो हैं डायनामिक अफसर कर्नल के लेवल पे निपट आ रहे हैं। ऊपर कौन जा रहा है? वही जो चापलूस है। क्यों? क्योंकि भाई काम ही नहीं करो, काम नहीं करो, गलती नहीं होगी, गलती नहीं करो तो भाई ऊपर आओगे। ऑपरेशन करोगे 10 करोगे तो 2 तो गड़बड़े आएंगे। आज के दिन कोई सैम मैनेक्शॉ बन ही नहीं सकता चीफ। आज के दिन द्विवेदी ही जाएंगे ऊपर, जो कि जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 मोदी गोसाई, मोदी चालीसा जप रहे हैं। आर्मी कमांडर इन अबव बहुत बुरा हाल है, उससे नीचे भी, मतलब कर्नल के बाद बहुत बुरा हाल है। तो रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है, और एक ऑनेस्ट थिंकिंग, एक ऑनेस्ट मतलब एक इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। ठीक भाई? बिल्कुल अतुल सर, आज हमने काफी महत्वपूर्ण विषय पे बात की। कई लोगों को बातें अच्छी नहीं लगेंगी, कई लोगों को अच्छी भी लगेंगी, लेकिन ये बातें होनी जरूरी हैं। बिल्कुल, लोकतंत्र चलता रहना चाहिए। बिल्कुल। और ये मैं कहूंगा ये तो सिविलाइजेशनल वीकनेस रही है इंडिया की। बिल्कुल भाई जिसकी मर्जी इतिहास में रही वो चलाया है, एरा गैरा नत्थु खैरा लूटने के लिए है। महमूद गजनी आया, मोहम्मद घोरी आया, बाबर आया, नादिर शाह आया, अहमद शाह अब्दाली आया। ये तो लैंड से आए। लोग भूल जाते हैं डुप्लेक्स आया था, फ्रेंच, उसने शुरू किया था मिलिट्री इंटरवेंशन। फिर रॉबर्ट क्लाइव, है ना। तो ये तो पुरानी कमजोरी रही है कि भाई वो हेरोडोटस ने कहा था ना, ग्रीक हिस्टोरियन ने, कि हार्ड लैंड्स ब्रीड हार्ड मेन एंड सॉफ्ट लैंड्स ब्रीड सॉफ्ट मेन, कुछ इस तरह की बात। तो हम इतने फर्टाइल हैं कि सॉफ्ट हो जाते हैं, और इसीलिए सजग रहना चाहिए। ये जो बाबू स्टेट है, इसको उखाड़ फेंक के एक नए स्टेट की जरूरत है। मैं गैरिसन स्टेट की बात नहीं कह रहा, मैं एक डेमोक्रेटिक स्टेट की बात कह रहा हूँ, जहां की बातचीत हो, डिस्कशन हो, फोकस हो, प्रायोरिटाइजेशन हो, और रैशनली हम काम करें, रैशनलाइजेशन हो। एक रैशनल स्टेट की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल अतुल सर,
हमने शुरुआत की थी इतिहास से, हम अंत भी करेंगे इतिहास से। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके सर। नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते, फिर भेंट होती है, नमस्कार।